डोडो टीवी। रमेश और उसकी बीवी कुसुम मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहे थे। वो एक शादी में गए थे जहां वो लेट हो गए। रमेश काफी तेज मोटरसाइकिल भगाए जा रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगा। रात के करीब 10 बजे होंगे। तूफान इतना तेज था कि रमेश को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहीं रुकना होगा जब तक तूफान थम नहीं जाता। जौनपुर के पास रुकने का अंजाम जानते हो ना तुम? कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। रमेश ने मोटरसाइकिल रोक दी और दोनों सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी कोठरी, जो शायद बस का इंतजार करने वालों के लिए ही बनी थी, उसमें घुस गए। कोठरी में जाले लगे हुए थे, जैसे बरसों से यहाँ कोई रुका ही ना हो। पास में ही जौनपुर गांव था और इस सड़क पर रात में रुकना बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ भूतों का साया है। मैंने मना किया था ना यहाँ रुकने के लिए। यहाँ भूतों का साया है, आपको पता है ना? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, असली डर चोरों का है। बहुत चोरियां होती है यहाँ। तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक उन्हें दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। कुसुम बेहद डर गई। रमेश ने थोड़ा साहस रखा। परछाई और पास आती गई। दोनों ने देखा ये तो एक बुढ़िया है, जो फटे हुए कपड़े पहने एक पुराना सा कंबल ओढ़ के उनके सामने खड़ी थी। आप कौन है? इतनी रात में यहाँ कैसे आई? कुसुम ने धीरे से रमेश के कान में कहा, ये कितनी डरावनी है। मैं तो कहती हूँ भाग चलो यहाँ से। बेटा, मैं एक गरीब भिखारन हूँ। इस सड़क पे सुबह से शाम तक मांग के अपना पेट भरती हूँ और रात में इसी कोठरी में आकर सो जाती हूँ। वो देखो, मेरा फटा हुआ गद्दा भी रखा है वहाँ पर। रमेश और कुसुम ने मुड़कर देखा तो वाकई में जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। उन्हें बुढ़िया की बात पर भरोसा हो गया। रात बहुत हो चुकी थी और अब तूफान के साथ साथ बारिश भी जोरों से हो रही थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने घर कैसे जा पाएंगे। तभी एक बहुत डरावनी सी आवाज आई। आवाज सुनकर कुसुम की हालत और खराब हो गई। वो आ गए, भागो यहाँ से, भागो। कौन है वहाँ? तभी दो बेहद खतरनाक चेहरे उनके सामने नजर आने लगे। दोनों के लंबे लंबे दांत और डरावनी आंखें, सब बेहद डर गए। आखिर अब क्या होने वाला है? रमेश ने चेहरे से नीचे देखा तो दोनों एकदम इंसानों के जैसे थे, सिर्फ चेहरा भूत वाला था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून। प्लीज 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 हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? जो भी तुम कहोगे हम करने को तैयार हैं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर बदले में तुम्हारी बीवी के गहने हमें दे दो और अपनी मोटरसाइकिल भी, वरना तुम सबका खून पी जाएंगे हम। ये जीवन भर की कमाई है हमारी, कैसे दे दें तुम्हें? अच्छा, तो ये बात है। एक भूत ने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और रमेश के हाथ पर मार दिया। खून की धार बह निकली। रमेश दर्द से कराहने लगा। अब भी नहीं देगा? हाँ, सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। ए बढ़िया, तेरे पास क्या है वो भी हमें दे दे। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये 2 रोटियां हैं जो किसी भले आदमी ने मुझे दी थी। धत तेरी की, मूड खराब कर दिया एकदम। ए, चलो गहने दो इधर तुम लोग। कुसुम तुरंत अपने गहने निकाल कर देने लगी। रमेश और कुसुम का डर एकदम उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था।
दोनों भूत जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी हर हंसी के साथ रमेश और कुसुम का डर और भी बढ़ता जा रहा था। दोनों को लग रहा था कि बस आज किसी तरह जान बच जाए तो दोबारा कभी इतनी रात में घर से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ देता हूँ, रुको। तूफान थम चुका था। रमेश ने चाबी निकालकर उनको दे दी और गहने और चाबी लेकर वो दोनों भूत वहाँ से चलने लगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो बस निकलने ही वाले थे कि अचानक मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई। आगे वाले भूत ने बहुत कोशिश की मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से एक जोरदार झटके से दोनों भूत जमीन पर जा गिरे। उन्होंने अपने सामने देखा तो एक लंबे बालों वाली खतरनाक डायन खड़ी थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। रमेश और कुसुम ने ये नजारा देखा तो उनका डर अब दहशत में बदल गया। इतना सब कुछ एक ही रात में देखना क्या उन्हीं के नसीब में लिखा था? उन्होंने पास में नजर घुमा के देखा तो बुढ़िया वहाँ नहीं थी। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वो भिखारन समझ रहे थे वो असल में चुड़ैल थी। भूत कब से चोरी करने लगे? हमारी कौम की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों ने। अब तुम अपनी जान से जाओगे। ये सुनते ही दोनों भूत डरने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमें छोड़ दो, हम कोई भूत भूत नहीं है, हम तो चोर हैं, चोर। हाँ ये देखो। दोनों भूतों ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए। वो दोनों तो इंसान थे। रमेश और कुसुम की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिसको भूत समझ रहे थे वो इंसान निकले और जिसको इंसान समझ रहे थे वो चुड़ैल निकली। पर अब उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल उन्हें भी खा जाएगी। तुम जैसे चोरों की वजह से ही मेरा ये हाल है, वरना मैं भी हंसते खेलते अपना जीवन गुजार रही थी। अपने पति के साथ इस सड़क से मैं घर जा रही थी। चोरों ने हमारी मोटरसाइकिल रोक के सब कुछ छीन लिया। हमने मना किया तो चाकू काटकर हम दोनों को मार दिया। उस दिन के बाद से मैं यही भटक रही हूँ और हर वो चोर जो राहगीरों को लूटता है, मारता है, उसको मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हमें माफ कर दो, जाने दो, हम तो यहाँ नए हैं, हमें नहीं पता था यहाँ तुम रहती हो। चुड़ैल का गुस्सा आसमान पर था। वो जोर जोर से चीखने लगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसने दोनों चोरों को ऊपर हवा में उठा लिया और सड़क के बीचों बीच पटक दिया। दोनों दर्द से कराहने लगे। एक भूत की जेब से चाकू निकलकर दूर गिर गया। चुड़ैल ने वो चाकू अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और एक भूत के पेट के अंदर घुसा दिया। चोर चीखने लगा, अब पता चला तुम्हारा चाकू जब किसी के जिस्म में घुसता है तो कैसा लगता है। चोर की जान वही निकल गई। दूसरा चोर डर के मारे भागने लगा। चुड़ैल ने उसको अपनी शक्ति से वहीं रोक दिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून पीछे से उसकी गर्दन में घुसा दिए। उसका दम निकल गया। दोनों चोर मर चुके थे। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। रमेश और कुसुम ने जो देखा वो उनके लिए बेहद खौफनाक था। रमेश ने तुरंत कुसुम की तरफ इशारा किया कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। रमेश ने सड़क पर पड़े गहने और चाबी उठाई और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल गए। आज भी जौनपुर की उस सड़क पर वो चुड़ैल एक बुढ़िया बनकर घूमती है। दूर दूर के चोरों को अब पता है कि वहाँ नहीं जाना है। पिछले 10 सालों से वहाँ एक भी चोरी नहीं हुई है। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ बचाओ! वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बेड पर पाया। वो पसीने पसीने हो चुका था। उसने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना पसीना पोंछा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया उसका हार्ट बहुत ही अबनॉर्मली बीट कर रहा था। कभी बहुत तेजी से
तो कभी एकदम रुक जाता। वो विंडो पर जाकर पर्दा हटाकर फ्रेश एयर को महसूस करने लगता है। अनूप मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 BHK रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर्ष उसका फ्लैटमेट था। दोनों 2 साल से साथ रह रहे थे। विंडो पर खड़े खड़े अनूप को हर्ष का ख्याल आया। बहुत लेट हो गया है, पता नहीं हर्ष आया है नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाके हर्ष के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक सूटकेस पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? हमेशा तो अब तक आ जाता था, और ये सूटकेस? क्या हर्ष कहीं जाने वाला है? मुझे फोन करना चाहिए उसे। वो अपना फोन ढूंढने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल तो नहीं था। उसे याद था कि उसने वही रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा, मेरा फोन कहां चला गया? यहीं तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा, ये क्या? ये सूटकेस तो उसने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष के रूम में देखा था। ये यहां कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर फोकस किया। वो सूटकेस में से आ रही थी। वो डर गया। डर के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर हाथ रख के आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। रूप, डरो मत, अभी तू अकेला है। ऐसे डरेगा तो क्या होगा तेरा? संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसे याद आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में एक पपी घुस गया था। तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी? इस बार भी व्हीलर में पक्का कुछ घुस गया होगा। फिर सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, अब तो अनूप का डरना बनता था। तभी उसने देखा सूटकेस से खून निकल रहा था और अचानक सूटकेस खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। ये कैसे? मैं कब मरा? कैसे मरा? और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले हर्ष नहीं तो मारा है उसे। तकिए से उसने मेरा दम घोटा था। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट पे मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे हर्ष की आवाज आती है, अनूप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब बड़ा आया मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने वाला। देख, मैंने तुझे ही मार डाला। अब आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं को लाइन मारना। मेरे रास्ते में कितना बड़ा कांटा था तू। अब पड़े रहना समुद्र में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से ये खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहाँ कहानी खत्म कर दी? कौन है मेरी गाड़ी में? इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे मारा। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलते चलते रुक जाती है। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी तेजी से चलती है कि हर्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता और
फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहता है। हर्ष इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समुंदर की तरफ जाता है। समुंदर के ऊपर पुल पर हर चीज नॉर्मल हो जाती है। हर्ष पीछे पलटकर देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा रहता है जैसा उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समुंदर की आवाज सुनाई देती है उसे। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से शराब, ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी फालतू में डरा था। फाइनली मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। जा रूप, चैन से रहो समुंदर में। वो सूटकेस को उठाकर समुंदर में फेंक देता है और कार ट्रंक को खोलकर एक और सूटकेस निकालकर समुद्र में फेंक देता है। और घर आकर आराम से वो अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे ही टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे हर्ष का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आता है तो देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। थैंक यू यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही और तो और मैं पागल हो गया हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खून की बारिश है ये? हाँ, ये खून की बारिश है। जो खून अनूप के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो। हर्ष पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां से कोई और नहीं दिखता, पर जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है वो झटके से दूर भागता है। वहां वही सूटकेस रखा है। अब हर्ष इतना डर जाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोल के लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है और एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सूटकेस उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाता है, फिर भी खुद को संभालते उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता है। तभी उसे नीचे से सूटकेस आता हुआ दिखाई देता है तो हर्ष ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब 18वें फ्लोर के टेरेस पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो वहां जाकर पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही सामने देखता है तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे। किसे? रिया को? हाँ। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? हाँ तो बन जाती। तभी हर्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था रिया ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम शांति से मान जाती तो क्या हो जाता? बस तुमसे फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता था। और मैं नहीं मानी तो तुमने मुझे मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते मुझे धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लग के मेरा सर फट गया। दरअसल अनूप को मारने के बाद हर्ष रिया से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़ के समझाने की कोशिश करता है, पर रिया उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को वो समंदर में फेंक देगा और उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी रिया, मेरे कारण तुम हर्ष से मिली और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पर जिंदा तो ये भी नहीं बचेगा। हर्ष अपने आप उड़कर टेरेस की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। मुझे मत मारो,
मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू रिया को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे छोड़ भी देता। इसीलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था। तो अब तू मर। हर्ष ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद रिया और अनूप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आज फिर एम्बुलेंस किसी की लाश लेकर आई थी। पिछले कुछ दिनों से हो रही घटनाओं से डॉक्टर और इंस्पेक्टर बहुत गहरी उलझन में थे। एम्बुलेंस आकर रुकी और सिपाही ने डॉक्टर को खबर दी। डॉक्टर साहब, उस दलदल ने एक और की जान ले ली। ये क्या कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये लाश भी उसी शहर के बाहर वाले दलदल से मिली है। क्या? एक और लाश उसी जगह से? ठीक है, लाश को यहां ले आओ और इंस्पेक्टर को भी यहां बुला लो। वो लाश लाई गई और इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। ये लाश कैसे मिली? मुझे एक फोन आया था। फोन पर एक आदमी था जिसने मुझसे कहा कि उसकी कार रात के अंधेरे में दलदल में जा फंसी है। मैं उसकी मदद करने गया तो यहीं वो लाश बरामद हुई। डॉक्टर ने थोड़ी देर लाश को देखा और अभी कुछ दिनों पहले ही एक लाश उस दलदल से मिली थी और अब ये दूसरी लाश। अरे ये क्या? इस लाश पर तो वैसा ही निशान है जैसे उस लाश पर मैंने देखे थे। क्या डॉक्टर? तब तो जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं चल पा रही है। उसे पता लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों लाशें उसी दलदल से एक ही हालत में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये निशान, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। एक रात इंस्पेक्टर की गाड़ी उसी दलदल के पास खराब हो गई। ओह गॉड, इसे भी इसी जगह खराब होना था। अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मैकेनिक को कॉल किया। बात करते करते इंस्पेक्टर की नजर उस दलदल वाली जगह पर पड़ी। इंस्पेक्टर के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई दलदल नहीं था। ये क्या? यहां तो सिर्फ जमीन है। यहां तो पहले दलदल हुआ करता था और यहीं से तो मैं लाशों को ले जाता था। इंस्पेक्टर ने एक पत्थर उठाया और सामने जमीन पर फेंका। जमीन दलदल बन गई और वो पत्थर उसमें घुसने लगा और फिर से वहां जमीन बन गई। अरे ये क्या? पत्थर तो दलदल में फंसा, लेकिन अब तो सिर्फ सामान्य रास्ता दिखाई दे रहा है। दलदल कहां गया? मैकेनिक के आने के बाद गाड़ी ठीक हुई और इंस्पेक्टर वहां से चला गया और सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने सारी बात डॉक्टर को बताई। तुम जो लाश यहां पर लाए थे वो भी यहां से गायब है। शायद इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है या फिर कुछ और। इंस्पेक्टर पूरी हकीकत पता करना चाहता था, इसलिए काफी दिनों तक वो हर रोज दलदल वाली जगह पर जाता रहा। एक सिपाही भी उसके साथ गया। फिर एक दिन इंस्पेक्टर को उस जगह एक बहुत बड़ा दांत मिला। इतना लंबा दांत आखिर किसका हो सकता है? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत ही खतरनाक जानवर का दांत है। खतरनाक जानवर? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। इस दांत को जांच के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। लगता है वहां कोई है। चलो चलकर देखते हैं। बाबा, आप यहां? इस सुनसान जगह? यहां बहुत खतरा है। मुझे कैसा खतरा? हमें यहां पास में एक बहुत बड़ा दांत मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि वो दांत किसी खतरनाक जानवर का है। आप यहां से चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से चले गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, कैसी गड़बड़? चलो वापस उसी बाबा के पास चलें। गाड़ी फिर चलती है कुछ देर। गाड़ी रुकी, फिर इंस्पेक्टर और सिपाही छुपकर देखते हैं कि बाबा बैठा है और शैतान उसके पास है।
इंस्पेक्टर को जिस बात का शक था वही हो रहा था, लेकिन यहां इंस्पेक्टर की सोच से भी कुछ बड़ा था। बाबा, ये कौन था और यहां क्या कर रहा था? आपके पास कैसे? बेटा, वो बहुत खतरनाक है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं। कैसी मदद? वो जैसा मुझसे कहता था मैं करता गया, उसको शिकार करने में मदद करता था। उस दलदल के बारे में आपको क्या पता है? हाँ, वो कोई दलदल नहीं बल्कि एक ढोंग है, लोगों को फंसाने का। उस शैतान की एक चाल है। जैसे ही उस शैतान को किसी का शिकार करना होता है वो दलदल बना देता है, और जैसे ही शिकार उस दलदल में फंस जाता है शैतान उसको मार देता है। कुछ दिन पहले भी उस दलदल में एक कार फंस गई थी और शैतान का शिकार बन गया था एक इंसान। दूसरा इंसान इसलिए बच गया क्योंकि शैतान एक बार में एक ही शिकार करता है। फिर तुम लोगों ने आकर उसे वहां से निकाला था, नहीं तो वो भी उस शैतान का शिकार बन जाता। जब उस शैतान का पेट भरा होता है तो वो सामान्य रास्ता होता है, और जब उस शैतान को भूख लगती है तो वो रास्ता दलदल में बदल जाता है। शिकार करने के बाद वो लाश को उस दलदल में छोड़ देता है, इसीलिए तुम्हें उस दलदल में लाशें मिलती हैं। और जब उसे पता चलता है कि जो लाश उसने दलदल में रखी थी वो वहां नहीं है, तो वह शैतान मेरे पास ये जानने के लिए आया था कि वो लाश कहां गई। मैंने ही उसे बताया कि लाश को उठाकर तुम लोग ले गए हो, इसीलिए वो लाश लेने आया था। ये सब बहुत समय से चल रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो शैतान भूखा होता है तभी वो दलदल जगह बनती है। हाँ, लेकिन उस शैतान से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो शायद। मौकाए वारदात पर जो दांत मिला था उसका क्या? सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, उस दांत की रिपोर्ट आ गई है। बाबा, हमें ये दांत मिला है, ये उसी शैतान का ना? ये तो बहुत सही हुआ, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम उस शैतान को अपने जाल में फंसाने का उपाय कर सकते हैं। पर वो कैसे? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर और सिपाही बाबा के साथ एक घने अंधेरे में बने हवन कुंड के पास पहुंचे। दरअसल उस दांत को देखते ही बाबा ने योजना बना ली थी कि क्या करना है। अभी मैं इस मंत्र के आखिरी दौर में हूं। तुम दोनों एक बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए यहां से मत उठना, वरना वो होगा जो इस धरती पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम समझ गए बाबा, हम तैयार हैं। फिर तो बाबा ने अपना पूरा जोर अपने तंत्र में झोंक दिया। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे। रात बहुत अंधेरी थी, मगर उस बिल्ली की आंखें। अचानक ही बाबा को वो दलदल दिखने लगा। बाबा ने बिल्ली के गले में बंधे नाखून पर हाथ रखकर शैतान को बुलाया और बिल्ली को इस दलदल में छोड़ दिया। शैतान दलदल के नीचे से निकला और बिल्ली को दलदल में फंसा देख उसका शिकार करने लगा। और जैसे ही उस शैतान ने बिल्ली को खाया, वो दलदल में फंसने लगा। बाबा ने अपने मंत्रों की रफ्तार बढ़ा दी।
ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। और अंत में उस शैतान और उसके शैतानी दलदल का हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।